Hi everyone, welcome to the channel. In this particular video, I am going to tell you about the next 6 month strategy that you need to adopt for clearing common law admission test. CLAT एग्जाम को निकालना 6 महीने में क्या पॉसिबल है? डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल बट इट इज़ नॉट रियली ईजी. 6 महीने क्या 3 महीने के अंदर भी इस एग्जामिनेशन को वो बच्चे निकल पाते हैं जिनका एक बेसिक लेआउट, एक बेसिक बैकड्रॉप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में होता है. यानी जिस भी बच्चे ने अपने 12th अपियरिंग में या अपने ड्रॉप ईयर में फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पेपर को फेस किया है एक बार, तो उसको एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. एंड 3 महीने 4 महीने की प्रिपरेशन में ऐसा बच्चा डेफिनेटली क्लैट निकाल सकता है. पर अगर आप वो उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिसने क्लैट के बारे में बेसिकली बस देखा है ऊपर ऊपर से और ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, तो क्या 6 महीने में हमारे लिए क्लैट निकालना पॉसिबल है? कोशिश की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि इस एग्ज़ामिनेशन में एक बहुत बड़ी स्किल है जो कि इंग्लिश की नॉलेज है. और जिस भी बच्चे की अगर इंग्लिश ठीक ठाक होती है ना, वो तो ये पेपर में आसानी से कर लेता है, बिकॉज ये पेपर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स का है. अगर कोई भी बोलता है आज के टाइम पे कि ये पेपर नॉलेज का है, तो ये पेपर नॉलेज का नहीं रह गया है, ये पेपर अटैम्प्ट्स का रह गया है. और अटैम्प्ट्स में इस पेपर में वैसा ही पेपर हो गया है जैसा कि कैट का पेपर होता है कि आपको बहुत तेज़ी से क्या करना है, रीड करना है चीज़ों को. तो सबसे पहला सवाल होता है कि यार कोचिंग ज्वाइन करें अभी कि ना ज्वाइन करें. तो इसको आंसर करने के लिए मैं एक बेसिक सा आपको टिप दूंगा. टू ज्वाइन अ कोचिंग और नॉट टू ज्वाइन अ कोचिंग में कुछ चीज़ें हमें कंसीडर करनी रहती है. सबसे पहले हमें उनकी फ़ीस देखनी चाहिए. सबसे पहले हमें उनकी फ़ीस देखनी चाहिए कि उनकी फ़ीस किस ब्रैकेट में है अगले 6 महीने के लिए. बिकॉज अगले 6 महीने में अगर कोई कोचिंग आपसे 1.5 लाख रुपए मांग रही है, तो वो पक्का आपसे पैसा बनाने की कोशिश कर रही है. इस समय अगर आप 6 महीने के लिए कोई भी कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं, तो वो 90,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ आपसे चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, 1 लाख रुपीज़ दे विल चार्ज फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. तो 1 लाख रुपए अगर आपको कोई चार्ज कर रहा है, तो आप ठीक है 90,000 रुपये दे के कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप दे सकते हैं कोचिंग को तो. वरना आप सिंपली मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए. हमारा चैनल का क्लैट मिनी मेंटरशिप प्रोग्राम है जो 30,000 का है ऑनलाइन. ठीक है, इसमें आपको 5 दिन की क्लासेस मिलती हैं, 5 डेज़ की क्लासेस मिलेगी. ऑलमोस्ट 2 to 2.5 आवर्स क्लासेस होती है, बिकॉज हमारे यहाँ पे घंटे देख के नहीं पढ़ाते, टॉपिक देख के पढ़ाते हैं. और आपको ऑलमोस्ट हर हफ्ते कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए मिलेगा. और दूसरी चीज़ जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आपको चेक करनी चाहिए, ये चेक करना चाहिए कि टीचर अवेलेबल है कि नहीं है. टीचर अवेलेबल है कि नहीं है डाउट के लिए, और डेमो दे रहे हैं ये लोग कि नहीं दे रहे. अगर मान लीजिए कि आपको डेमो के दौरान, और डेमो मांगी कम से कम 4 से 5 दिन का, एक हफ्ते का आप डेमो मांगिए यहाँ पे, बोलिए नहीं हमें आपके 2 टीचर देख के डिसाइड नहीं करना है, हमें आपके एक हफ्ते का सर हमें डेमो दे दीजिए, एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स हमें दे दीजिए, हमें उनके टीचर को भी जज करना है. और हमेशा जब भी आप डेमो में बैठें, वेन एवर यू सिट इन द डेमो, तो 4-5 दिन आपने डेमो बैठने के बाद क्लास अटेंड करके भागिए मत. टीचर के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए. टीचर की प्रोफिशेंसी चेक होती है, टीचर का इंटेंट चेक होता है. ठीक है, तो टीचर अवेलेबल है कि नहीं है, पहले तो आपको ये देखना है. दूसरा ये देखना है कि वो आपको डेमो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और डेमो अगर दे रहे हैं तो 4 से 5 दिन का डेमो आपको देखना है. लेकिन साथ में ये भी याद रखिएगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपके डाउट्स, कोचिंग में मुझे पढ़ाते हुए 5 से 6 साल हो गया है, और मेरा जो वैल्यू है स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के बीच में, वो सिर्फ इसी वजह से है कि मैं उनके डाउट्स को बहुत ज़्यादा देर हैंगिंग नहीं रखता हूँ. मतलब मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर में एक बच्चे का डाउट क्लियर कर दूँ. पूरी कोशिश रहती है कि एज एंड व्हेन द डाउट इज़ कमिंग, उसी समय स्पॉट पे क्लियर हो जाना चाहिए. क्योंकि आज के टाइम पे व्हाट्सएप है. अब अगर मैं क्लास में बिज़ी नहीं हूँ, मैं ऑफलाइन क्लास में बिज़ी नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास में बिज़ी नहीं हूँ, और अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, अगर मैं ट्रेन में भी हूँ, या मैं अपनी कार में भी बैठा हूँ, या मैं कहीं इवेंट में भी बैठा हूँ, तो आपके डाउट को मैं सॉल्व कर सकता हूँ. मेरे हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं उसमें. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स के डाउट्स को फटाक से क्लियर कर दूँ, वो किसी भी सब्जेक्ट का उसने पूछा हो. राइट, तो 24 घंटे के अंदर अंदर में आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए. अगले 6 महीने में ये कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज आपको भयंकर डाउट्स आने वाले हैं बॉस, और उन डाउट्स को तुरंत क्लियर करना ज़रूरी है. तो पहली चीज़ आप फीस देखिए, दूसरी चीज़ आप टीचर सपोर्ट देखिए, फिर आप देखिए डेमो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, फिर आपको डाउट क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो आपको बात करके समझ में आ जाएगा. फीस को कम से कम कराने की कोशिश करिए. और चौथी चीज़ देखिएगा कि उनका लाइब्रेरी कैसा है. ठीक है, क्या उनके पास लाइब्रेरी है, क्या बैठ के पढ़ने की जगह है, क्या बैठ के मॉक्स लगाने की जगह है, क्या कोचिंग में वो आपको बैठने देते हैं. अगर लाइब्रेरी सपोर्ट है, तो लाइब्रेरी सपोर्ट के साथ साथ एक फुल टाइम टीचर भी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए.
आपकी क्वेरीज, आपके एकेडमिक डाउट्स को क्लियर करने के लिए। क्योंकि अगर आपसे 90,000 रुपये या 1 लाख रुपए ये लिए जा रहे हैं और आपको ये सारी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है कोचिंग ज्वाइन करने का। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कोशिश करिए कहीं पे भी अगर आप हेड ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, एचओ ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। हेड ऑफिस आर ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू बी इन योर फेवर। बट ठीक है, क्लैट की कोचिंग में मैक्सिमम जो लोग हैं वो स्कैम में उतर आए हैं। एक्चुअली क्या है ना, कोचिंग की गलती नहीं है, वो फ्रेंचाइज मॉडल की गलती है। जब आप फ्रेंचाइज मॉडल पे कोचिंग को छोड़ देते हो और फ्रेंचाइज चलाने वाला नॉन एकेडमिक पर्सन है, फ्रेंचाइज चलाने वाला खुद नहीं कोई कुछ पढ़ाता है, उसको खुद नहीं पता क्लैट के बारे में और वो नॉन लीगल बैकग्राउंड से आता है, तो वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए आपको देखेगा, पैसे बनाने की मशीन की तरह आपको देखेगा। बट आपको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। मैं खुद भी एक फॉर्मल क्लैट इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड हूँ इन अ प्रेजेंट कैपेसिटी। और जहाँ तक हमारी टीम और हमारी यूनिट की बात है, तो हम लोग कोशिश करते हैं इस चीज़ को कि स्टूडेंट जो है वो डिसअपॉइंट ना हो। बट फिर भी हर चीज़ जो है आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मलाइज इंस्टीट्यूशन के अंडर नहीं दी जा सकती, बिकॉज बीइंग अ करंट अफेयर्स फैकल्टी आई कैनॉट स्टेप इन टू अदर सब्जेक्ट डोमेन्स, बीइंग अ लीगल फैकल्टी आई कैनॉट स्टेप इन टू मैथ्स वाला डोमेन। बट एटलीस्ट आपके पास एक गाइडेंस अवेलेबल होना चाहिए जो क्लैट को थ्रू एंड थ्रू जानता है, जो लॉ बैकग्राउंड से आता है, वही आपको क्या कर पाएगा, इन सब केसेस में गाइड कर पाएगा। तो अगले 6 महीने में अगर आप कोचिंग ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आप ये चीज़ों को कंसीडरेशन कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करने की सोच रहे हैं और आप खुद से निकालना चाहते हैं, तो 30,000 रुपीज़ में ऑनलाइन क्लास लेने में कोई बुराई नहीं है। कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको हाईलाइटेड न्यूज़पेपर भी काम करना है। तो सबसे पहले तो दूसरा सवाल जो बच्चे पूछते हैं कि सर हमें ना कितने मॉक्स लगा लेने चाहिए अगले 6 महीने में। तो देखो, सिलेक्शन कराने के लिए 1 मॉक 2 मॉक लगा के भी सिलेक्शन हो जाता है, और 30 40 50 मॉक या 70 मॉक भी लगा लो तो भी सिलेक्शन नहीं होता है। यानी कि इस चीज़ में ज़रूरी क्या है कि देखिए, आपके मॉक्स जो होते हैं ना, वो मॉक है, वो क्लैट का पेपर नहीं है। तो क्या वो क्लैट के हिसाब से होगा? नहीं। तो मॉक्स में आपको अपने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स हमेशा चेक करने चाहिए कि भाई 120 मिनट में मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं लेट से 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस भी नहीं अटेम्प्ट कर पा रही, तो मैं कैसे एग्जामिनेशन वाले दिन एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि क्लैट का पेपर देने जाएंगे और मेरे 120 मार्क्स आ जाए, 120 मिनट में मैं 120 मार्क्स का पेपर कर लूँगी। लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चों को अपना टारगेट नहीं पता रहता है कि सर बेयर मिनिमम कितना लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए, सिलेक्शन कराने के लिए सेफ स्कोर होता है 85 से 90 मार्क्स के बीच में। हमेशा ये मिनिमम स्कोर होता है 85 टू 90 मार्क्स। सिलेक्शन कराने के लिए मिनिमम कितना चाहिए दोस्त? 85 टू 90 मार्क्स चाहिए। और जैसे कि इस साल 87.5 पे कॉलेजेस मिले हैं अनरिजर्व कैटेगरी को, क्योंकि पेपर इजी आया था। लेकिन डिफ़िकल्ट आए चाहे इजी आए, 85 टू 90 मार्क्स में आप यू आर इनसाइड अ नेशनल यूनिवर्सिटी, यू आर गेटिंग सेलेक्टेड, दैट्स फॉर श्योर। आप रिजर्व कैटेगरी हो चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी हो। तो 85 टू 90 मार्क्स को टच करने के लिए ना दोस्त, ज़रूरी है कि तुम 110 से 120 क्वेश्चंस को क्या कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम ऑफ 120 मिनट्स। तो हमारे मॉक्स में जो हमारा जो भी टारगेट रहे, वो अटेम्प्ट्स को चेस करना रहे, ना कि एक्यूरेसी को चेस करना। क्योंकि इसके बाद जब आप अटेम्प्ट्स हिट कर जाते हो तो तब आता है एक्यूरेसी का चक्कर। और एक्यूरेसी को टच करने के लिए आपको बेटा मॉक एनालिसिस बहुत भयंकर तरीके से करना पड़ेगा। मॉक एनालिसिस में भी हम क्या करते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस निगेटिव हुए हैं, जो हमारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं, हम उसको बार बार रिविज़िट करेंगे। क्योंकि ये निगेटिव का रीज़न जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आफ्टर ऑल ये क्वेश्चन मैंने गलत क्यों किया। और आप पाएंगे कि 99% ऑफ द टाइम्स, 99% ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड दैट इट इज़ अ सिली मिस्टेक। 99.9% of the times you will find that it is a silly mistake. Let us say for 1% there is a conceptual clarity that you need. There is a conceptual clarity that you need. Again, for that you need immediate mentor support. तुरंत आपके mentor को ये चीज़ highlight होना ज़रूरी है। तो नंबर ऑफ मॉक्स आपके मैटर नहीं करते हैं, क्वालिटी। पहली बात तो मॉक्स की क्वालिटी कैसी है। मॉक्स बहुत इजी हैं तो भी खतरा है, मॉक बहुत डिफ़िकल्ट हैं तो भी खतरा है। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ लोगों की आदत हो गई है आज के दौर में, बच्चों को डिफ़िकल्ट चीज़ें दे के डरा दो।
और हमारी मार्केटिंग टीम जब बैठती है फैकल्टीज़ के साथ, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी एडवाइस भी इस चीज़ को करते हैं कि यार हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट होना चाहिए, हमारा जो एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, हमारे जो मॉक पेपर्स होने चाहिए वो ईजी नहीं होने चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट थिंग बच्चे के दिमाग में एक सेंस ऑफ वॉइड और क्रिएट करती है, इनकॉम्पिटेंसी का फीलिंग क्रिएट करता है उस बच्चे के मन में, और तभी वो हमारे सोर्सेज को रेलेवेंट बोलेगा। तो इस एग्जामिनेशन में याद रखिएगा, इस तरह की मार्केट टैक्टिक्स और धकोसले से बचें। डिफिकल्ट थिंग्स आर नॉट अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट थिंग्स आर अप्रोप्रिएट। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन शुड बी देयर इन द मॉक पेपर। सो फर्स्ट यू नीड टू लुक इनटू द क्वालिटी। क्वालिटी मैं आपको बताऊं चेक करनी है अगर, तो आप क्यूटी और जीके से पूरी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। क्यूटी और जीके से क्या कहने का मतलब ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि जीके में क्या टॉपिक्स रिसेंट के चल रहे हैं। अगर जीके के टॉपिक्स रिसेंट के आ रहे हैं और क्यूटी भी अप्रोप्रिएटली डीआई ओरिएंटेड आ रही है, डेटा इंटरप्रिटेशन, एक पैसेज दिया है उसमें 5 सवाल हैं, ठीक है, या ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि रीजनेबली कोई भी बच्चा कर ले, तो वो पर्टिकुलर मॉक जो है क्या है, जस्टिफाइड है। हमेशा याद रखिएगा, पहली चीज़ आपको मॉक की क्वालिटी देखनी है। दूसरा, आपको उस मॉक की आंसर की कितने दिन में मिलती है, उस मॉक का वीडियो एनालिसिस मिलता है कि नहीं मिलता है, उस मॉक का लाइव डिस्कशन मिलता है कि नहीं मिलता है, और उस मॉक को करा देने के बाद उसको कोई टीचर मेंटोर डिस्कस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मॉक करा देना बच्चे को इज़ नॉट इनफ, उसकी एनालिसिस इज़ द मेजर गेम, जहाँ पे बच्चा खुद से नहीं कर पाता, बिकॉज उसकी सिली मिस्टेक्स होती हैं, उसको लगता है कि यार मैं बेवकूफ़ी की तरीके से रीड कर रहा हूँ। हर बार ऐसा नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसको पॉइंट करके स्टूडेंट को बताना, बच्चे को बताना कि यार ये देखो ये ऐसे अवॉइड कर सकते थे, यही काम इंपॉर्टेंट है, और अगले 6 महीने में जिसने भी ये काम कर लिया वो ये कर लेगा। मॉक्स में हम कोई नंबर नहीं दे सकते आपको, बट हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि एटलीस्ट 5 मॉक्स पर मंथ, एटलीस्ट 5 मॉक्स आपको पर मंथ प्रैक्टिस करने चाहिए। हम लोग अक्टूबर मंथ में हमारे क्लैट मिनी के स्टूडेंट्स को 20 मॉक्स देने वाले हैं, गोइंग टू प्रोवाइड देम विद 20 मॉक्स टू आवर क्लैट मिनी स्टूडेंट्स, और ये उनके घर में हार्ड कॉपी की तरह पहुंच जाएगा हर एक इंडिविजुअल के घर पे, ठीक है। इस समय हम लोग सेक्शनल्स देते हैं और मॉक्स कराते हैं भी हैं अगर, तो अभी तक एक ही मॉक हुआ है एज ऑफ नाउ, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, और बच्चों को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो रही है। तो मॉक्स की संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, और उनमें आपने कैसे समय बिताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 6 महीने के लिए। तो इस चीज़ को प्लीज़ अपने दिमाग से, अपने जहन से जाने मत दीजिएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी में याद रखिएगा, करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी में डेली नोट्स बनाना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है अब, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, यानी कि मई से लेके नवंबर तक का जो भी करंट अफेयर्स है, उसके रिफ्लेक्ट होने की पॉसिबिलिटी 70% होती है। 70% पॉसिबिलिटी है कि मई से लेके नवंबर तक का करंट अफेयर्स आपको दिखाई देगा। और आपको ये ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स में सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ एरियाज़ हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन एक एरिया है जो कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लीगल न्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड न्यूज़ है, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर इसमें आपको बात पता चलेगी कि इलेक्शंस वाला मामला है, इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया एंड फॉरेन में, तो कौन कौन कहाँ कहाँ इलेक्ट हो रहा है, वो सब चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यूनाइटेड नेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 बॉडीज़ होती हैं। फिर इसके बाद एक अलग सा एरिया है जो क्लैट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको साइंस एंड टेक कहा जाता है। साइंस एंड टेक में आपको इन्वायरमेंट भी दिखाई देगा, साइंस एंड टेक में आपको ज्योग्राफी भी दिखाई देगा, साइंस एंड टेक में आपको साइंस भी दिखाई देगा, जो कि नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड तक का होता है। तो ये चीज़ों को आप ज़्यादा फोकस करिए, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस, इलेक्शंस दैट इज़ गोइंग ऑन, द लीगल न्यूज़ दैट इज़ कमिंग। लीगल न्यूज़ में भी क्या, लीगल न्यूज़ में अगर कोई एक्ट है, कुछ भी है, तो ये है। एंड एट लास्ट, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, आपकी भारत सरकार की जो पॉलिसी है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, ठीक है, क्वांटम मिशन हो गया, एआई मिशन हो गया हमारा, इस तरीके से हमारा सेमीकंडक्टर का पॉलिसी हो गया, इस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी के कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट कभी रूल्स निकालती है, कभी गवर्नमेंट रेगुलेशंस निकालती है, कभी गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी पे भी फोकस करिएगा। तो जीके में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको इतना पढ़ना है डेली,
और आपको इसके नोट मेकिंग ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस करनी है, नोट मेकिंग ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस करनी है। अगर आप क्लैट मिनी ज्वाइन कर रखे हैं तो देखिए टॉपिक रिसर्च, टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हम मंथ वाइज डिस्कस करते हैं। हर मंथ में वी टेक यू थ्रू 4 सेट ऑफ स्लाइड्स, 4 सेट ऑफ स्लाइड्स, मार्च 1, मार्च 2, मार्च 3, मार्च 4, फेब 1, फेब 2, फेब 3, फेब 4। इस तरह से आपको पूरा डिटेल्ड पीडीएफ विद अ लाइव क्लास मिलता है, जहाँ पे हम लोग क्लास में बैठ के नोट्स बनाते हैं, जो कि हमारे लिए क्विक हैंड आउट, क्विक रिवीजन के लिए बहुत एसेंशियली काम करेगा। तो करंट अफेयर्स को अगर आप अभी तक नेगलेक्ट करके चल रहे थे तो प्लीज़ अब नेगलेक्ट मत करिएगा, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आपको पढ़ना चाहिए लास्ट में। और इसके बाद अगले 6 महीने में कुछ नहीं करना है, 2-3 चीज़ों को ध्यान रखिए। पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि आपका 4 से 5 घंटे का, 4 to 5 आवर का सेल्फ स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेल्फ स्टडी में आप देख लीजिए कि आप ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स तक न्यूज़पेपर को पढ़ें, उसके नोट्स बना लें, एडिटोरियल्स की समरीज़ बना लें, ताकि आपको टॉपिक के बारे में क्या हो पता चलता रहे। फिर आपको ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर टू 1.5 आवर आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट का सेक्शनल प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, है ना। एवरी डे कोई एक सेक्शनल आपको ज़रूर करना चाहिए। मॉक आपको डेली करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक सेक्शनल को ज़रूर करिए। आज लीगल करिए, कल सीआर करिए, है ना। 1-1.5 घंटा 30 सवाल लगाइए, अपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस को देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए कि क्यों ये गलत हुआ। तो ये आपका ऑलमोस्ट 3 आवर का जो स्टडी रूटीन है वो हो जाएगा। फिर एक माइनर सब्जेक्ट उठाइए। माइनर सब्जेक्ट क्या होता है? माइनर सब्जेक्ट वो होता है जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है और आपको उस जगह पे ज़्यादा काम नहीं करना है। तो माइनर सब्जेक्ट जैसे हमारा क्यूटी हो जाता है और हमारा जीके हो जाता है, ये हमारे माइनर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, फोकस करेंगे। न्यूज़पेपर में हम हर चीज़ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, ये भी ध्यान रखिएगा। न्यूज़पेपर में हम वोकैब बिल्डिंग करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, सीआर, लीगल सब चल रहा होता है, उसमें इंग्लिश भी चल रहा होता है। तो माइनर सब्जेक्ट क्यूटी और जीके हो जाता है। और जब बहुत सारे बच्चे क्यूटी को नेगलेक्ट करके चलते हैं तो क्यूटी को प्लीज़ नेगलेक्ट मत करिएगा। कुछ गिनती के 5-6 एरियाज़ हैं, 5-6 चैप्टर्स हैं, 5-6 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके दम पे आप क्यूटी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 5-6 चैप्टर्स आर देयर जिनकी एसेंशियली प्रैक्टिस हमें करनी है। तो क्लैट मिनी की क्लास में हम लोग क्यूटी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि आईआईटी नहीं देना है अपने को। बेसिक अपने को क्वांट पता होनी चाहिए। तो बेसिक में क्वांट में जो चैप्टर्स पता होने चाहिए उनके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को हम दे रहे हैं, और बच्चे जो है उसको कहीं ना कहीं सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। कोर टाइम टेबल, कोर स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ आपको मैं बता दूं 6 महीने में ये कर दो तो जादू हो जाएगा, ये ऐसे कर दो तो पक्का हो जाएगा, ये सब क्लिक बेट्स होते हैं यूट्यूब के, ये सब आपको अट्रैक्ट करने के तरीके होते हैं। तो मैं झूठ फरेब धकोसलेबाजी में बिलीव नहीं करता हूँ। 6 महीने में ये पेपर निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, पर 6 महीने में निकालना इसको एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपका बैकड्रॉप जो है, आपका बैकग्राउंड जो है, वो डिसाइड करता है कि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं है। जो ये पहली बार इस पेपर को दे रहे हैं और 6 महीने में सोच रहे हैं ये पेपर निकाल लें, आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप अपना मन बना लीजिए कि आपको अगला 1.5 साल, 1.5 ईयर्स आपको डेड श्योर क्या है इस एग्ज़ाम में देने पड़ेंगे। हो सकता है इस बार के अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन ना हो, जो ये पेपर को पहली बार दे रहे हैं, और आपको एक अटेम्प्ट और देना पड़े। तो अपना मन बना के रखिएगा, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पे 70,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, 50,000 बच्चे तो बैठते ही बैठते हैं और सारे के सारे शाणे होते हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं होता। ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स का मैक्सिमम लॉट होता है, यानी कि 80% ऑफ द क्राउड जो है वो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स का होता है। और ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में अगर कोई बच्चा 4,000 का फॉर्म भर रहा है तो वो अपनी बैच का, अपनी स्ट्रीम का थोड़ा थोड़ा समझदार बच्चा है, वरना आपको भी पता है कि ये लोग बीकॉम और बीए के लिए ज़्यादातर मोटिवेटेड होते हैं। तो अगर क्लैट का फॉर्म भर रहा है कोई कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा, तो उसने सोचा हुआ है, वो स्मार्ट है, ठीक है। तो ऐसे स्मार्ट कैंडिडेट्स को आपको एलिमिनेट करना है। तो 6 महीने के अंदर अंदर तो मुश्किल होता है भाई, मुश्किल होता है, लेकिन आपको 1.5 साल लग सकते हैं इसकी तैयारी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़िंदगी में कोई रेस नहीं लगाए। कोशिश कर लें कि 6 महीने में हम इन सारी बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखें, मॉक को समय पे लगाएं, उसको राइट नाउ तुरंत लगाने के बाद राइट नाउ लेवल पे एनालाइज कर लें। भाई पेपर दिया, उसी दिन मैंने असेस कर लिया मेरी गलतियां क्या हैं, अपनी गलतियों को एक टीचर से तुरंत कंसल्ट करके तुरंत क्लियर करा लिया, जीके के डेली नोट्स बना लिए, और
अखबार डेली पढ़ा, उसकी समरी बना ली। 4 से 5 घंटे मैं सेल्फ स्टडी को दे रहा हूँ। हर दिन ऑलमोस्ट 30 से 35 क्वेश्चन सेक्शनल्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट का। उससे भी रिलेटेड अगर मुझे कोई डाउट है तो वो मैं तुरंत क्लियर कर ले रहा हूँ। थोड़े बहुत मोटिवेशन के लिए, छोटे बहुत दिक्कतों के लिए आपके पास एक गुरु अवेलेबल होना चाहिए। अगर कभी आपका मनोबल गिर रहा है तो वो आपके मनोबल को बढ़ाए, आपको मोटिवेट करे। ठीक है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में लगातार अपनी प्रिपरेशन को एक लय में रखना, एक फ्लो में रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रहना कि नहीं भाई सही कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक गुरु का रोल, एक मेंटोर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी सारे एम्पलीट्यूड पे, काफ़ी सारे एरियाज़ पे आपको समझाने की कोशिश की है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप हमारे क्लैट मिनी प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, लेटेस्ट से फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, 30,000 की फ़ीस है हमारी, तो ये ज़रूर इंश्योर किया जाएगा कि आपकी बात खाली ना जाए और आपके ऊपर सर पे कोई डंडा लेके बैठा हो। क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आपके क्लास में परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देगा, आपका अटेंडेंस नहीं दिखाई देगा, तो मैं तो डंडा करने वालों में से हूँ। मैं तो फ़ोन करता हूँ, इंसल्ट करता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ, पेरेंट्स को प्रेशर बनाता हूँ और हर तरीके से आपको बांध दूंगा मैं कि तुम क्लैट के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाओगे। तुम मेरे नाम से डरोगे कि तुम्हें लगेगा कि यार ये व्यक्ति पीछे पड़ जाएगा मेरे। और एक्चुअली मैं पीछे पड़ जाता हूँ लोगों के। क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, वाई आर यू नॉट आस्किंग डाउट्स, वाई आर यू नॉट पार्टिसिपेटिंग। फिर बच्चे अपने 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 एक्सक्यूज़ देते हैं, अपने अपने रीजंस बताते हैं, बट फिर फाइनली एक चीज़ क्लियर हो जाती है। जो पढ़ रहा होता है वो बता देता है कि सर मैंने देखिए ये किया हुआ है,